आज जो हमारा वीडियो है वो पी ब्लॉक का है। स्टार्टिंग आपका 11th में पोर्शन है। पी ब्लॉक में 2 ग्रुप पढ़ना है आपको, 13th ग्रुप और 14th ग्रुप, ठीक है। मतलब बोरोन फैमिली पढ़ना है और आपका क्या पढ़ना है, कार्बन फैमिली पढ़ना है, जिसमें कि पहला जो है हमारा यहाँ पे 13th ग्रुप मतलब बोरोन फैमिली, ठीक है। तो अगर बोरोन फैमिली की बात करें 13th ग्रुप में, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 13th जो ग्रुप है वो किसका है, आपका बोरोन फैमिली का है, ठीक है। अगर बोरोन फैमिली की बात करें तो इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं, तो बोरोन हम लोग याद रखते हैं, बाल गंगा, BA से बाल, गंगाधर, इंडियन, आपका तिलक, ठीक है। आपका तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, TL, टिलुरियम कहते हैं इसको, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ से हम लोग एटॉमिक नंबर भी याद करने के लिए आपको बताए थे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर एटॉमिक नंबर याद करना है तो स्टार्टिंग में 8 और फिर से 8 और फिर से 18 और फिर से आपका क्या हो जाएगा 18। समझ में आ रहा है? मतलब अगर इसका बोरोन का कितना है 5 है, ये तो हमको पता ही होगा ना, तो इसका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो फिर इसका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 हो जाएगा, एक मिनट, गड़बड़ है यहाँ पे 8, 18 आपका 32, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। वही सोचा कि यहाँ पे गैलियम का 21 कैसे आ रहा है, 21 तो स्कैंडियम का होता है। तभी क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वहाँ पे आपको बताए थे कि 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे 13 हो गया और 13 में से आपको 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31, और 31 में फिर से 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 में अगर 32 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 और आपका 81, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ऑलमोस्ट हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा। तब अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो अगर बोरोन की बात करते हैं तो इसका कितना है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 और सॉरी ऐसा नहीं होगा, 1s2 और 2s2 और 2p1, ठीक है, 2p1। अगर एल्युमिनियम की हम लोग बात करें, एल्युमिनियम की बात करते हैं तो इसका कितना होगा 13। तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, मतलब आपका आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप के सारे मेंबर का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना हो जाएगा NS2 और NP1। समझ में आ रहा है, NH2 और NP1। कोई दिक्कत? आप इसका नोबेल गैस के साथ भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, नोबेल गैस के साथ। जैसे अगर इसका अब इसका तो लिखते नहीं, छोटा वाले का, इतना छोटा वाले का तो नहीं लिखते हैं। अगर इसका लिखना भी चाहें तो आप यहाँ पे नियॉन अभी 10 हो गया तो यहाँ पे 2 और 3p1, इस तरह से आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जनरल बाकी जितने भी हैं इनर्ट गैस के साथ ये सब सारा हम लोग कर ही चुके हैं, आता ही हम लोगों को करने के लिए, ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब इस ग्रुप में अगर आप देखें तो बोरोन जो है वो क्या है आपका नॉन मेटल है। क्या है आपका नॉन मेटल। बाकी जितने भी हैं ये सारे मेटल्स कहलाते हैं। मतलब ओवरऑल आपका जितना भी है वो सब क्या है आपका मेटल है, और सिर्फ बोरोन ही है इस ग्रुप में जो आपका क्या है नॉन मेटल है। तो इस तरह से अगर आप जानकारी ले लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लगभग हम लोग समझ ही गए। तब हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, चलिए पहला जो आपका आएगा वो क्या आएगा, एटॉमिक रेडियाई आएगा। एटॉमिक रेडियाई बोले या एटॉमिक साइज बोलिए, ऑलमोस्ट लगभग सेम ही आपका जाता है। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, डाउन द ग्रुप हमको पता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा यहाँ जो है ना, हमारा जो है यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए था कि बोरोन है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद आपका गैलियम होना चाहिए था, तब फिर इंडियन होना चाहिए था, और तब फिर टेलुरियम होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज है कि बोरोन तो ठीक है, एल्युमिनियम है,
आपका बड़ा उससे, लेकिन एल्युमिनियम जो है ना वो गैलियम से भी बड़ा हो जा रहा है, और तब फिर आपका इंडियम है और फिर आपका टेलुरियम है। इसलिए आपके थ्योरी में लिखा रहता है, ठीक है, आपके थ्योरी में लिखा रहता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, बट एनामोली इज ऑब्जर्व्ड इन गैलियम। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ पे अगर रीजन की बात करें, अगर हम लोग रीजन की बात करें तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो डी सब सेल में भी आता है, मतलब यहाँ पे थर्ड ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में जाएगा तो यहाँ पे 3D में भी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आपका कह सकते हैं ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एंड improper shielding due to improper shielding ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? डी इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट जब कम हो गया, आपका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, शील्डिंग इफेक्ट आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो आपका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आपका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कह सकते हैं कि जब शील्डिंग जो है ना, शील्डिंग आपका डिक्रीज कर गया, तो आपका क्या हो जाएगा, रेडियाई, यहाँ पे नहीं दिखेगा ना, इधर लिख लेते हैं, तो रेडियाई क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। अब रेडियाई डिक्रीज कर जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए आप इसमें देखिएगा तो एल्युमिनियम जो है ना, तो आप इसको इस तरह से लिखिए, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बोरोन है, उसके बाद फिर आपका गैलियम है, उसके बाद फिर एल्युमिनियम है, फिर आपका इंडियम है, और फिर आपका टेलुरियम है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये भी सही है और ये भी सही है। ये वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लिखिएगा जरूर, ये लिखिएगा और फिर क्रॉस कीजिएगा, क्योंकि आपका ध्यान जाएगा कि यहाँ पे क्रॉस क्यों किया। नहीं तो पता है, अभी तो आप समझ रहे हैं, अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ समझ रहे हैं, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन करेंगे तो आपको एल्युमिनियम ऐसे करके है ना, हाँ लगेगा ना कि एकदम सिंपल वो जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तो कि ये जो इल्यूशन है ना, ये बीच में जो इल्यूशन है वो जल्दी नजर नहीं आता है। आप नेट से यूज करते होंगे तो इल्यूशन वाला बहुत सारा पिक्चर आता है, तो वहाँ पे खोजना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखते हैं, जब बताता है तभी स्पॉट कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। वही यहाँ भी है कि आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा ना कि हाँ डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे ये पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा लिखिए और गलत कीजिए, और तब ताकि यहाँ पे जब आप पढ़ें, रिविजन करें, तो आप स्टॉप हों और समझें, ठीक है। देखिए बोरोन वाले फैमिली का अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी का हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ जो है ना बहुत आपका चेंज होता है। आप सिंपली आप ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आप लूज करिएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आप एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो आपका 2 पॉजिटिव चार्ज, और आप इसको कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आप अगर बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो आप क्या हो जाएगा, फिर से एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये आपका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इनके एनर्जी का रिलेशन अगर हम लोग देखें तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है किससे, सेकंड वाले से, और ज़्यादा होता है किससे, फर्स्ट वाले से, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाले का जो है ना सबसे कम होगा। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि साइज के साथ क्या रिलेशन है, तो उल्टा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, उल्टा रिलेशन। साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपका ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपका डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मतलब अगर बोरोन फैमिली की बात करें और पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप होता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जो है ना आपका, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था इसका, उसके बाद एल्युमिनियम का, और फिर आपका गैलियम का, फिर आपका इंडियम, और फिर
फिर आपका टेलुरियम का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने का बात है कि बोरोन का तो सबसे ज़्यादा है, ये ठीक है, लेकिन उसके बाद एल्युमिनियम है, ये भी अच्छा है। तब क्या हो गया, चूंकि साइज छोटा था ना, साइज क्या था, एल्युमिनियम से छोटा था गैलियम का, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा एल्युमिनियम से। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप रिलेशन को मैच कर सकते हैं। साइज के साथ था तो एल्युमिनियम से साइज गैलियम का क्या था, छोटा था, तो जाहिर सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा ना। ठीक है, और तब अगर बात करते हैं तो आपका इंडियम का, और इसके बाद फिर से अगर आप देखें तो आपका टेलुरियम का क्या हो जाएगा, इंडियम से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपका दो वो जो कह सकते हैं आपका यहाँ पे स्टार मार्का देके आप कह सकते हैं। और गैलियम का क्यों हुआ, तो ड्यू टू a small size देन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से क्या है, एल्युमिनियम से भी छोटा साइज का है। और अगर बात करते हैं इसमें, और अगर हम लोग बात करें किसकी, टेलुरियम की, अगर टेलुरियम का बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो आप ये लिख दें तो आपको ये समझ में आएगा, और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो दो चीज आपका चेंज कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि जो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का बात है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का बात है, तो अगर बोरोन के केस में देखेंगे, बोरोन के केस में देखेंगे तो वैल्यू ऑफ IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 इज वेरी हाई। क्या होता है, वेरी हाई। इसलिए सो बोरोन डज नॉट एग्जिस्ट इन B+3। अब ऐसा होता क्या है, साइज छोटा है, बोरोन का साइज क्या है आपका, छोटा है। अब साइज छोटा होने के कारण ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर पाएगा और हम लोग एनर्जी देंगे तो बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू क्या है, तीनों आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये नॉर्मल कंडीशन में ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, इसलिए बोरोन कभी भी +3 में नहीं आता है। और ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड तो खैर अब बनाता ही है, जानते ही है। अगर बोरोन वाले फैमिली के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का बात करें तो पहला जो बोरोन है वो क्या है आपका, नॉन मेटल है। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपका साइज क्या है ना, बड़ा हो रहा है, उसमें भी थोड़ा सा आपका मतलब रेगुलरली तो हो नहीं रहा है। तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नेचर है इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि बोरोन टू एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेचर मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस। और अगर हम लोग एल्युमिनियम टू अगर टेलुरियम देखेंगे, एल्युमिनियम टू टेलुरियम देखेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करेगा मतलब अगर कहें तो एल्युमिनियम जो है ना वो सबसे हाईएस्ट हो गया, तो आप कह सकते हैं इस ग्रुप में कि एल्युमिनियम इज मोस्ट मेटालिक। ठीक है, एल्युमिनियम का है आपका मोस्ट मेटालिक, और एल्युमिनियम का ही हम लोग पढ़ते भी हैं ज़्यादा, और किसी का तो हम लोग यहाँ का सब पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात किए, और अगर हम लोग अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं हम लोग, तब क्या होगा, तो एल्युमिनियम बोरोन से एल्युमिनियम, और आपका फिर क्या है आपका टेलुरियम। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। तो आप बात कर सकते हैं कि जो इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, एल्युमिनियम डिक्रीज करेगा। तो आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हो जाएगा वो एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा आपका मिनिमम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका मैक्सिमम था, एल्युमिनियम का क्या था, पॉजिटिव नेचर मैक्सिमम था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम हो जाएगा। और तब है कि इधर डिक्रीज कर रहा था तो इधर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इधर से इधर जाने पे आपको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर इधर से इधर की बात करें तो क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। इधर से इधर की अगर बात करें तो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग हम लोग
En से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर याद है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आराम हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव याद है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आसानी से समझ लेंगे। अगर इस ग्रुप के एलिमेंट के नेचर की बात करें, फिजिकल स्टेट की बात करें, तो आपका जो बोरोन को हम लोग जो देखते हैं, बोरोन जो है आपका वो क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है बोरोन का। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बोरोन का क्या होता है, हाई होता है। मतलब आपका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्मेशन करता है। और अगर आप एल्युमिनियम की बात करें तो इसका भी क्या होगा, हाई होगा। इसका भी क्या होगा, आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर गैलियम की बात करें, यहाँ पे गैलियम की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। अब ऐसा होता क्या है कि अगर गैलियम की अगर बात करें तो गैलियम और गैलियम के बीच में मान लेते हैं ऐसा करके बॉन्ड बना है। ठीक है, ऐसा करके बॉन्ड बना है। तो जितने भी गैलियम है ना, ऐसा मान लेते हैं ये बॉन्ड बना हुआ है, और फिर ये गैलियम और ये गैलियम, और मान के चलिए इधर से फिर से ये गैलियम, ये डॉटेड वाला, और ये गैलियम। सपोज मान लेते हैं कि बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है ना, इनके आपस का जो बॉन्ड है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, तो वीक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। वीक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन। तो वीक अट्रैक्शन होने के कारण क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, आसानी से क्या होता है, ये मेल्ट कर जाते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम लोग, बोरोन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो बोरोन फैमिली भी जो है ना, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक एलिमेंट तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं दे रहा है, लेकिन अगर डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना आपका वेरी करता है। मतलब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इस ग्रुप का, तो आपका +1 भी होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देखें तो +3 भी होता है। ठीक है, तो अगर बोरोन का देखेंगे यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। एल्युमिनियम का अगर देखें तो कितना हो जाएगा, +3। लेकिन इसके नीचे जैसे ही जाएंगे हम लोग, गैलियम की अगर बात करते हैं तो ये +3 भी शो करता है और +1 भी शो करता है। और इंडियम की बात करें, मतलब इसके नीचे जितने भी आते हैं वो +3 और +1। और टेलुरियम का भी क्या होता है, +3 और +1। अब अगर बात करें इन दोनों में से स्टेबिलिटी क्या, तो जब डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं, अगर डाउन द ग्रुप हम लोग जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। मतलब अगर टेलुरियम की बात करें तो इसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, तो +1 वाला। ये होता क्यों है, तो एक आपका प्रॉपर्टी है, आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जरा हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट पे हम लोग फोकस डाल लेते हैं। मतलब हम लोग कहते क्या है, हमारा जो है डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो उस पर हम लोग जरा हेडिंग है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, थ्योरी है, ऑलरेडी हम लोग समझ ही चुके हैं कि कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल है। तो वही है, आप कह सकते हैं मूविंग डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लोअर स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। क्या होता है, इंक्रीजेज then the group
ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ग्रुप के मेंबर का जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है ना स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि बोरोन का कितना था तो +3 था, लेकिन अगर हम लोग गैलियम की या टेलुरियम की बात करें तो इसका कितना है, +1 वाला जो है ना ज़्यादा स्टेबल हो जाए। क्या हो जाएगा, +1 वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाए। अब देखिए इसके और आप कह सकते हैं कि इनके बीच में अंतर कितना है, +3 और +2, तो 2 का अंतर है, मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो कम हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये होता क्यों है, तो आप रीजन लिख लीजिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है। जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, मूव डाउन द ग्रुप, आपका क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, डी एंड एफ ब्लॉक, चूंकि ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या होता है, प्रेजेंस होता है। और हमको पता है कि डी एंड एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन shows poor shielding, क्या होता है वो, पुअर शील्डिंग शो करते हैं, या मतलब लगाते हैं जो इनर इलेक्ट्रॉन है उन पे क्या कहते हैं, पुअर शील्डिंग होता है। अब पुअर शील्डिंग होने के कारण इनका क्या हो गया, जब शील्डिंग आपका पुअर हो गया देन जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाने के कारण हो गया आपका अट्रैक्शन हो गया वो बढ़ गया, अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। सो अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, अब ये अट्रैक्शन बढ़ा किसका, तो NH2 का बढ़ेगा, कि जो NH2 है सो अट्रैक्शन इंक्रीजेस। सो यहां पे लिख सकते थे, सो NH2 मतलब इस NS ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका अट्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। समझ में आ रहा है। अब जब इंक्रीज कर गया तो ये पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, नहीं करेगा। तो क्या करता है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। समझ में आ रहा है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, या कह सकते हैं कि ये इनर्टनेस शो करता है। क्या करता है, इनर्टनेस शो करता है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे में दिखाई नहीं देगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तब क्या लिखेंगे हम लोग, शो ठीक है। आप सो इनर टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है, इनर टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव नहीं करते हैं, और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग देखे थे ना, NH2 और Np1, तो ये चूंकि इतना नजदीक आ गया, इसका अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो ना, पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, Np1 वाला करता है। इसलिए +1 वाला जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या रहेगा, आपका ज्यादा रहता है। ठीक है, स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होता है डाउन द ग्रुप। समझ में आया। यहां तक आपका फिजिकल प्रॉपर्टी था। कुछ और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक टर्म आएगा आपका बैक बॉन्डिंग, और इसको समझना बहुत मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में जाके गलती कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो बैक बॉन्डिंग जो है आपको डिफाइन करेंगे कि इट इज एन एडिशनल बॉन्ड। एडिशनल बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, which is formed between two adjacent bonded atom।
एडजेसेंट बॉन्डेड एटम इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहिए या आयन कहिए, ठीक है, बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग। क्या है आपका? कोलेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से ये बनता है। ये बोरोन में होता है। आप लुईस एसिड और लुईस बेस का नाम सुने होंगे, जहाँ पे आपके बोरोन के फैमिली का जो है ना BF3 और BCl3 जो है ना, ये सब आपका पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग के कंडीशन क्या क्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। तो सबसे पहला तो कंडीशन ये है कि देखिए एक्सटर्नल एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, क्या हो रहा है, एडिशनल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज गेन तो होगा ना, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, तो एक रखने वाला भी तो होना चाहिए ना, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो पहला कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। आपका जो एक एलिमेंट है उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट्स है मस्ट हैव लोन पेयर, मतलब दूसरे के पास जो है ना लोन पेयर भी तो होना चाहिए, समझ में आ रहा है, तभी जाके है ना आपका बॉन्ड बन पाएगा। गाड़ी की आवाज़ को थोड़ा सा है ना इग्नोर कीजिएगा, इतना कस के हॉर्न बजाता है ना, यहाँ से आप पास में गुजरने वाला आदमी कुछ कहना नहीं है, ठीक है। चलिए उसको इग्नोर करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे तब है कि आपका क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। तब एक तीसरा कंडीशन है कि ये जो दोनों एलिमेंट है, बोथ एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ठीक है। या तो दोनों एलिमेंट सेकेंड पीरियड हो, या वन एलिमेंट जो है वो सेकेंड पीरियड का हो, और जो अदर जो एलिमेंट है वो कहाँ हो, थर्ड पीरियड का हो, तभी आपका बैक बॉन्डिंग हो पाएगा। तब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग कितने हैं। अगर एक एग्जांपल की बात करें तो आपका बोरोन जो है ना BF3 बनाता है आपका, और इसमें आपका इस तरह से तब है कि इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर आपको देता है। तो यहाँ से आप इस तरह से आप स्ट्रक्चर देखिएगा, ऐसे बना हुआ रहता है। अब सबसे तो ले नहीं सकता है ना, किसी एक से ही लेगा, ठीक है, किसी एक से ही लेगा। तो बारी बारी से आपको जो है ना इस तरह से दिखता है कि ये तो या तो यहाँ से ले रहा है, और नहीं तो ये इस वाले फ्लोरीन से लेगा आपका। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल भी तो उतना खाली होना चाहिए ना, ऑर्बिटल भी उतना खाली होना चाहिए। और तब है आपका यहाँ से ऐसे इस तरह से करके आपका बैक बॉन्डिंग यहाँ पे आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। तब यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल है जिसमें कि आपका ये दिखलाया गया है। अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे हम निकालेंगे नहीं, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे आता है 4/3 133। अब बॉन्ड ऑर्डर आपको ऑलरेडी अच्छे से बताया जा चुका है, आप वहाँ वाला वीडियो जाके फार्मूला देखिए क्या होता है और यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तब है कि टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग की हम लोग बात करते हैं। तो आपका तो चूंकि सेकेंड पीरियड का होना चाहिए था, या सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का होना चाहिए था, तो जो पहला है वो पी पाई और पी पाई ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, पी पाई बैक बॉन्डिंग। दूसरा जो होगा आपका पी पाई और डी पाई बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि थर्ड पीरियड में आएगा, थर्ड पीरियड में डी सबसेल होगा ना, डी सबसेल होगा तो डी इलेक्ट्रॉन का फिर ओवरलैपिंग होगा। तो और बाकी एक तो सेकंड ग्रुप का रहना चाहिए, तो पी पाई हुआ तो सेकंड ग्रुप पीरियड का सारा हो गया, और अगर सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का है तो पी पाई और डी पाई आपका ओवरलैपिंग होगा। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में करते हैं। अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करें कि अगर पी पाई
बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो 2p का सबसे ज़्यादा रहेगा आपका। उसके बाद है 2p और क्या होगा, 3d के साथ होगा, मतलब 2p और 3p और तब आपका 3p और क्या हो जाएगा 4p। तो यहाँ से सॉरी एक तो 2p रहेगा ही ना, एक तो 2p रहेगा ही। तब है कि जैसे जैसे आपका आप देख रहे हैं कि एक्सटेंट, आप कह सकते हैं कि साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कह सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, मतलब बैक बॉन्डिंग के होने का क्या चांस क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझें तो आपका यहाँ पे BF3 है, आपका BCl3 है, आपका BBr3 है और आपका BI3 है। अगर बात करें बैक बॉन्डिंग की, तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है या जो नेचर वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर रहा है। अब जब बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज कर रहा होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो वो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। और जब आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा तो आप कह सकते हैं कि आपका एसिडिक नेचर जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो आप इधर से अगर आप यहाँ से डाउन द ग्रुप जाएँ तो आपका एसिडिक नेचर जो है, आपका एसिडिक नेचर वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया, एसिडिक नेचर आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि एसिडिक नेचर आपका क्या होता है, थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, अच्छा सीखने के बाद भी ऐसा ही है हमारा। तो एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप आपको इंक्रीज कर रहा है, मतलब आपका बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर रहा है। तो और भी आप ले सकते हैं, अगर ये तो क्या नाम है इसका वाला है, बोरोन फैमिली का है। अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें, सेकंड ग्रुप की बात करें, तो उसका भी यही ट्रेंड आ जाएगा। अगर BeF2 की बात करते हैं हम लोग और BeCl2 की बात करते हैं और BeBr2 की बात करते हैं या BeI2 की बात करते हैं, तो यहाँ भी इसका यही ट्रेंड रहेगा और आपका बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एसिड का तो यही ट्रेंड रहेगा और बैक बॉन्डिंग इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। समझ में आया, कोई दिक्कत? बैक बॉन्डिंग के कारण हाइब्रिडाइजेशन जो है ना आपका, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में। तो उसका जो फॉर्मूला है B3N3H6, ठीक है, B3N3H6, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। इसका कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप 1 2 और ये इस तरह से, ठीक है। आप इसको ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे आपका सब में एक एक हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा, यहाँ पे आपका लग रहा है कि नाइट्रोजन के पास जो है ना एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर है, लेकिन इसका लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग में, इसका लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग में, इसका लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग में, ठीक है। तब है कि बैक बॉन्डिंग में जो लोन पेयर पार्टिसिपेट हो गया उसको हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बैक बॉन्डिंग में मतलब अगर कंसीडर कर लिए तो आपका गलती हो जाएगा। मतलब आप अगर देखें इस नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, यहाँ से नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको लगेगा कि 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आपका होना चाहिए था sp3, जो कि बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन का यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, sp2 है। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया। अब बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाने के कारण उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, और जो कंसीडर नहीं करें तो आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और प्लस और जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो बैक बॉन्डिंग करते हैं, तो कह सकते हैं if back bonding is present, तो मॉलिक्यूल का टेंडेंसी क्या होता है, डाइमर बनाने का टेंडेंसी होता है, ठीक है।
अगर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है in the molecule then tendency to form dimer, ठीक है, डाइमर बनाते हैं। इसलिए आपका BH3 जो है वो क्या करता है, डाइमर बनाता है, और B2H6 में ये स्टेबल रहता है। पढ़ेंगे इसके बारे में इसी चैप्टर में, ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया? तो ये रहा, इस तरह से हम लोग समझेंगे बैक बॉन्डिंग को और पढ़ेंगे एक बार फिर से। आप बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद आपको कुछ अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर आप है ना मैसेज कीजिए, कोशिश करेंगे यहाँ पे हम लोग कुछ और वीडियो आपके साथ आपके लिए लेके आने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।